नमस्कार। एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया कुमार और आज हम कोलांचल की धरती से एक ऐसा इतिहास खोलने जा रहे हैं, एक इतिहास के पन्ने, या यूं कहें कि एक ऐसा दिवस जो धनबाद के लिए काला दिवस हो सकता है। जी हाँ, 3 जनवरी 1991 जब धनबाद के जाबाज एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा खालिस्तानियों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर गए थे। और वो घटना आज भी लोग जब याद करते हैं तो सिहर से उठते हैं। और सच्चाई ये भी है कि वह दिन आज भी कोयलांचल के इतिहास में काला दिन कहा जाता है। आज हमारे साथ उनकी पत्नी हैं रीता प्रसाद वर्मा, जो सांसद भी रहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहीं, और धनबाद के लोगों ने इतना प्यार दिया उन्हें कि आज भी धनबाद के लोगों के दिलों में बसती हैं। आज हम उनसे ही सीधा जानेंगे रणधीर प्रसाद वर्मा जी के बारे में, कैसे थे और क्या हुआ था उस दिन, कैसे घटना घटी थी, सारी जानकारी आज लेंगे। और आपको आज हम एनबीटी के कैमरे के माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ जो है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले एनबीटी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, वो दिन शायद धनबाद के लिए काला इतिहास था, काला दिवस कह सकते हैं, 3 जनवरी का दिन। उस दिन आपको कैसे सूचना मिली, क्या हुआ था मैम उस दिन? एक तो मैं ये कहूँगी कि काला दिवस तो ज़रूर था, जब सबसे ज़्यादा काला दिवस तो मेरे ही लिए था, लेकिन इस कालिमा में भी एक गौरव की भावना तो है ही है। और हम लोग सभी को, मेरे पूरे परिवार को इस बात का बहुत गर्व है कि हम लोग रणधीर वर्मा जी की मैं पत्नी हूँ या मेरे बच्चे उनके बच्चे हैं। तो ये तो एक गौरवमय इतिहास भी है, काला दिन भी है और एक गौरवमय इतिहास भी है। और रणधीर जी आईपीएस में सर्वप्रथम थे जिन्हें अशोक चक्र मिला। उसके बाद हेमंत करकरे को मिला था, लेकिन सबसे पहले इन्हीं को मिला था। उस दिन एक्चुअली उस समय मैं रांची में रह रही थी, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा 10th में था और इनका कहना था, मेरे पतिदेव का कहना था कि तुम इसको स्कूल करा के तब आओ। उस समय ये धनबाद आ गए थे। बोले कि नहीं, इस लेवल पर इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो, जहाँ पढ़ रहा है वहीं पढ़ेगा, तुम रांची में रह करके बच्चों को पढ़ाओ। तो हम लोग रांची से आए थे विंटर वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन के लिए, और उसी दिन हम लौट रहे थे। 3 तारीख को ही हम लौट रहे थे। और मेरा ख्याल है कि वो जो घाटी है वो ख़त्म हो रही थी चुट्टू पालू, तब तक पीछे से जो प्रोबेशनर आईपीएस थे उस समय, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, वही आए। उन्होंने ओवरटेक करके गाड़ी मेरी रुकवा दी और कहा कि मैम आपको धनबाद चलना होगा। तो मैंने कहा क्यों, धनबाद क्यों चलना होगा, अब तो रांची हम लोग पहुँच ही गए हैं, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो बोले कि नहीं मैम, आपको धनबाद चलना होगा। तो मेरा दिमाग ठनका, अनुभूति तो मुझे हुई कि कुछ गड़बड़ है। और मैंने उनसे बहुत पूछा कि क्या बात है, आप बात मुझे बताइए। मैंने ये भी कहा कि देखिए, मैं भले ही मैं एसपी साहब की तरह बोल रही हूँ, लेकिन मैं भी बहुत बोल्ड हूँ, आप मुझे बताइए, आई कैन टेक इट, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं मैम, आप चलिए। कुछ तो मुझे आभास हो ही गया था कि कोई भयंकर गड़बड़ी है। मैंने यही सोचा था कि शायद गोली वोली लग गई होगी, अस्पताल में होंगे या कुछ। ये सीधा चले ही गए हैं, ये मुझे इस बात पर कोई स्त्री विश्वास करती भी नहीं है। पता लगने पर कोई मानने को तैयार नहीं होती है कि उसके पति चले गए। तो इसी तरह जब हम लोग लौटे और जब मैं घर पहुंची तो मैं वहाँ का नज़ारा देखकर समझ ही गई। चूँकि उनकी जाबाजी की कहानी हम बार बार सुनते आते हैं, टीवियों में देखते आते हैं, तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि उनके बारे में जो दर्शक है वो जाने कि कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, कैसा स्वभाव कैसा था। एक
एक बात मैं इसमें बताना चाहूँगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो बहुत बहादुर होते हैं या अ, इस तरह के जो लोग होते हैं, जांबाज लोग जो होते हैं, वो थोड़ा रूखे किस्म के होते हैं या बस अपने कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं, ड्यूटी ओरिएंटेड एकदम। पर हमारे पति ऐसे नहीं थे। उन्होंने जीवन के हर पहलू को जिया था, उसमें कर्तव्य भी पूरा किया, घर पर भी पूरा उनका ध्यान था, पत्नी पर, बच्चों पर। बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे थे, बहुत खेलते थे, बल्कि उनको क्रिकेट सिखाते थे, बॉलिंग करना सिखाते थे। जहाँ रहते थे वहाँ बच्चों का कोई क्लब अगर होता था, नहीं तो ऑर्गेनाइज करते थे और बच्चों को खुद ही कोचिंग करते थे। तो हमारे पति तो खूब सेंस ऑफ ह्यूमर भी इनका बड़ा स्ट्रांग था, हंसी मजाक भी खूब करते थे। तो ये हर तरह से एक परफेक्ट इंसान थे। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे पति के रूप में एक बहुत परफेक्ट इंसान मिले। इनका जोड़ा मैं और कभी उसके बाद मैंने देखा नहीं। एक चीज़ और बातें होती है, जब भी उनकी बातें होती है तो ये कहा जाता है जो फरियादी थे, जो फरियाद लेकर आते थे, उनके लिए चौबीसों घंटे ये सुलभ। 24 घंटा हम लोग के घर का गेट खुला रहता था। अब मैं देखती हूँ कि आईपीएस लोग एक गेट के बाद दूसरा गेट लगा देते हैं, तो मुझे हंसी बहुत आती है। आईपीएस ही इतना डरेगा तो पब्लिक को क्या प्रोटेक्शन देगा? मगर अफसोस यहाँ भी है। किसने बनवाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग के ज़माने तक एक ही गेट था, वो भी हमेशा खुला रहता था। अच्छा, इनको बिल्कुल ये फीलिंग नहीं थी कि ये गरीब है, ये फलाना है, ये चिल्लाना। कई बार ऐसा होता था, गरीब गुरबा कोई आके डर के मारे बाहर इनके जो इनका कैंपस ऑफिस था, जो उसके बाहर खड़े रहते थे, ऊपर भी नहीं चढ़ते थे, बरामदे में भी नहीं चढ़ते थे। तो फिर इन्हीं के कोई स्टाफ कहते थे कि क्या बात है, कुछ कहना है एसपी साहब को? तो जाओ, कह नहीं कह रहे हो, कह क्यों नहीं रहे हो? इनके यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। इनके यहाँ आप कभी नहीं सुनेंगे कि गेट बंद था और फरियादी वापस लौट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ, कभी नहीं होता था। और बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारा किस्सा है, बाहर निकल रहे हैं, कोई बुढ़िया मिल गई उनको कि मेरा भतीजा लोग तो गोतिया लोग मेरा सब कुछ छीन लिया, हम दीनहीन हो गए। वो सब काम छोड़ के उसको पहले ले जा करके उसका जो मामला था सारा सलटवा के और भतीजे को धमका उमका करके एक दिन हाजत में बंद करवा के बुढ़िया को न्याय दिलवा ही देते थे। तो इस तरह का इनका बहुत, न्याय के प्रति इनका बहुत आग्रह था और अन्याय ये करने को तैयार नहीं होते थे। वो तो आपको किस्सा पता ही होगा कि लालू जी उस समय सीएम थे और इतना उन्होंने प्रेशर डाला। वो तो मैं घर में फ़ोन बजता ही रहता था, उसमें तो मोबाइल का ज़माना था नहीं, लैंडलाइन था, तो बार बार फ़ोन आता था पटना से। लेकिन नहीं, इन्होंने रेजिस्ट किया, बोले नहीं, मैं इस तरह आडवाणी जी को बिना कोई क्राइम किए मैं बिल्कुल बिल्कुल, ये रथ वाली जो बात थी ये मैं पूछने वाला था। ये बहुत चर्चा हुई थी कि उस समय तत्कालीन बिहार हुआ करता था और जो मुख्यमंत्री होते, काफ़ी दबाव था कि आडवाणी जी के रथ को रोकना है, आडवाणी जी के रथ को रोकना है और उनको अरेस्ट करना है। तो ये पूछे कि किस अपराध में? आप मुझे क्राइम तो बताइए कि मैं उसको उनको अरेस्ट कर लूँ। बिना कोई क्राइम के मैं कैसे उनको रोक सकता हूँ? और कैसे, जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं भंग हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर भंग होता तो रथ यात्रा रोक सकते थे, मगर लॉ एंड ऑर्डर तो भंग नहीं हुआ है और उन्होंने कोई क्राइम किया नहीं है। लेकिन लालू ने कहा कि नहीं, आप कर दीजिए। तो बोले ऐसे नहीं करूँगा। अंत में ये तंग आके बोले कि ऐसा कीजिए सर, मैं तो आपका सबॉर्डिनेट हूँ, मुझे आपकी बात माननी होगी, आप रिटर्न में ऑर्डर भेज दीजिए। वो काहे को रिटर्न में ऑर्डर देंगे? वो बहुत चालाक थे, खुद ही इनको फंसा रहे थे। रिटर्न में ऑर्डर वो देने को तैयार नहीं हुए, ये अरेस्ट नहीं किए। रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन राजनीतिक दबाव में जिस तरह से लगातार उन पर दबाव पड़ रहा था, ये भी पता चल रहा था कि रात भर वो सोए नहीं थे, विचलित थे, काफ़ी विचलित थे कि कैसे क्या करेंगे सुबह। अच्छा, उस समय अफजल अमानुल्लाह थे डीसी, वो भी परेशान थे। वो तो और भी यंग थे, इनसे जूनियर भी थे, तो वो तो और भी परेशान थे कि कुछ अगर हो गया, अगर अरेस्ट हो गए आडवाणी जी और दंगा हो गया तो सब लोग हमको कहेगा कि हम मुसलमान हैं, इसीलिए हम करवाते। तो लेकिन आप मत चिंता कीजिए, जो भी प्रेशर होगा वो हम सहन करेंगे, आप पर नहीं आने देंगे हम।
तो ये तो था। लगातार अगर हम बात करें तो धनबाद की जनता जो है उन्होंने आपको प्यार दिया और सांसद बनाया, उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री बने। कुछ ऐसा आपको लगता हो अभी के समय में, वर्तमान में, कि ये चीज़ धनबाद में होना चाहिए था, अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं ये करती? अरे मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कम वक्त एयरपोर्ट बनवाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे वो हमको बोले कि खाली हमको लैंड अलॉट करा दीजिए, हम आपका प्रायोरिटी बेसिस पर बनवा देते हैं। और तब यह लोग हमको लैंड नहीं उपलब्ध करा सके, हम क्या करें। बीसीसीएल को हमने कहा, उसने कहा महुदा में ज़मीन है। महुदे में सही भाई, अब महुदे में दिलवा दीजिए ना, अब कहीं भी दिलवा दीजिए। लेकिन यही हम कहेंगे कि बाप रे, धनबाद के अथॉरिटीज़ ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, नहीं तो कब का हम बनवा देते मेरे 4th टर्म में, 3rd टर्म में। बिल्कुल एक मलाल रह जाता है कि इसका ये एक चीज़। मलाल। और अब सब लोग डिमांड करें कि धनबाद में इतना बिजनेस बढ़ रहा है, फलाना हो रहा है, आने जाने में दिक्कत होती है। यही बात है, जब हमारा था तो बीसीसीएल भी जमीन ठीक से नहीं दे रहा था। अच्छा, डीसीएचबी सब लोग को मिल करके करना चाहिए था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगता है कि उस प्लेन पे खाली मैं ही जाती। सही बात है, कई अनछुए पहलू हैं, अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। और ये जो रणधीर प्रसाद वर्मा की बात हो रही थी, उनकी बात हो रही थी, जाबाज एसपी की बात हो रही थी, तो यह कह सकते हैं कि आज भी धनबाद 3 जनवरी को एक काला दिवस के रूप में मनाता है। श्रद्धांजलि, नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जाती है। धनबाद से एनबीटी ऑनलाइन के लिए कन्हैया कुमार।